Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 11 of class 12th economics and the name of chapter is foreign exchange rate. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो एक्सचेंज रेट के टाइप्स हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं? उस रेट को जिसके ऊपर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें $1 लेना है तो इस वक्त फॉर एग्जांपल हमें 80 रुपये देने हैं ना, तो ये एक्सचेंज रेट है। या जैसे 1 पाउंड लेना है तो 100 रुपये देने हैं, या 1 कुवैती दिनार लेना है तो 250 रुपये देने हैं। इस तरह इसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे मान लो हमें पहले $2 160 रुपये के पड़ रहे थे, अब हमें $2 180 रुपये के पड़ रहे, तो देखो 20 रुपये हमारा रुपया कमज़ोर हुआ और उनकी वैल्यू, डॉलर की वैल्यू बढ़ी। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। दूसरी करेंसियों के कंपैरिजन में जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाए उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो पहले $2 160 के थे और अब $2 180 के हैं, तो 20 रुपये हमारा रुपया कमज़ोर हुआ। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। अब देखो अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है, मान लो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो यानी दूसरा देश हमसे इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि पहले वो $2 में 160 रुपये का सामान खरीद रहा था, अब $2 में 180 का सामान खरीद रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। याद रखना, जब भी करेंसी की वैल्यू गिरती है डोमेस्टिक करेंसी की, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, पहला पॉइंट। जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उसके इफेक्ट में आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, उसी को ये बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इट मीन्स पहले जितना सामान, अभी मैंने आपको बताया ना कि $2 में 160 रुपये का सामान आता था, अब उन्हीं $2 में 180 रुपये का सामान आएगा, तो दूसरे देश हमसे सामान ज़्यादा खरीद देंगे। जैसे चाइना की करेंसी डिवैल्यूएट होती है, डेप्रिशिएट होती है, तभी तो दुनिया उससे बहुत ज़्यादा सामान खरीद रही है, क्योंकि उसका सामान सस्ता पड़ता है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट डेप्रिसिएशन लीड टू डिक्रीज इन इम्पोर्ट एज वैल्यू ऑफ करेंसी। अब देखो इम्पोर्ट घटेगा, क्योंकि पहले हमें $2, जैसे ये ऊपर था, $2 का सामान अगर हम बाहर से खरीद रहे थे तो 160 रुपये देने पड़ते थे, पर अभी उसी $2 के सामान के लिए अब हमें 180 देने पड़ेंगे, तो हम बाहर से इम्पोर्ट कम करेंगे। ठीक है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट डेप्रिसिएशन लीड टू डिक्रीज इन इम्पोर्ट एज वैल्यू ऑफ करेंसी इज रिड्यूस्ड। तो जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है तो याद रखना एक्सपोर्ट तो बढ़ता है हमारा, इम्पोर्ट कम होता है। which means more money is required to pay for the same imported goods. As I have already told you कि earlier $2 is equal to 160 rupees, now $2 is equal to 180, means we have to pay 20 rupees more to buy the same product। ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इसमें बढ़ती है, क्योंकि देखो हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यानी बाहर से ज़्यादा पैसा आएगा, और इम्पोर्ट कम हो रहा है क्योंकि हमारी करेंसी घट रही है, वैल्यू घट रही है, तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो डिस्करेज करेगा इम्पोर्ट को। तो जब इंपोर्ट घटेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो देश में ज़्यादा आएंगे, इनफ्लो ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इम्पोर्ट विच विल लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट घटेगा। जब इनफ्लो ज़्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज का, आउटफ्लो कम होगा, तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। अब करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो जैसे पहले $2 160 रुपये के मिल रहे थे, अब $2 हमें 140 के मिल रहे, तो 20 रुपये हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई। इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन।
करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए उसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। अब देखो, मान लो हमारी करेंसी मजबूत हुई तो दूसरा देश हमसे सामान कम खरीदेगा, ये ध्यान रखना। जब भी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, एक्सपोर्ट तो घटता है, इंपोर्ट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि पहले मान लो हमें $2 हम 160 का सामान खरीदने थे, अब हम $2 140 में खरीद रहे हैं, तो 20 रुपये हम मजबूत हुए ना, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। अब दूसरा देश हमसे कम खरीदेगा क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट घटता है, इंपोर्ट बढ़ता है। आइए इफेक्ट देखते हैं इसके। इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। Increase in import as the value of domestic currency rise, imports generally rise. So as the value rise, import will rise because we have to pay less. Decrease in export, क्योंकि अब उन्हें हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर वो हमसे सामान खरीदते हैं। पहले वो $2 में हमसे 160 का सामान खरीद लेते थे, अब हमारी करेंसी मजबूत हुई तो अब उन्हें हमें $2 में फॉर एग्जांपल 180 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज इन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम घटेगी क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोर्ट कम है तो यानी इनफ्लो फॉरेन करेंसी का कम होगा, और इंपोर्ट ज़्यादा है तो यानी आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एक्सचेंज रेट भी कई तरीके के हैं। जैसे सबसे पहला एक्सचेंज रेट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इस एक्सचेंज रेट के अंदर याद रखना, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है वो गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज, और अच्छा इसका दूसरा नाम भी है पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पैग्ड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम टू द सिस्टम रेफर्स, यहाँ पे 2 बार लिखा गया, इसको कट कर लेना। रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पैगिंग क्या होती है, जैसे मान लो हमारी करेंसी है और एक दूसरे देश की करेंसी है, दोनों की वैल्यू टाई हो जाए, मतलब जितना सामान उनकी करेंसी में आ रहा है उतना ही हमारी में आ रहा है, इसको बोलते हैं पैगिंग। तो व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारे देश की करेंसी मतलब, इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, या दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैगिंग बोलते हैं। पार्टी वैल्यू, देखिए जब हम करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में मेज़र करें, आप इसको ऐसे भी याद रख लेना पार्टी वैल्यू को, कि पार्टी में लोग क्या पहन के जाते हैं, गोल्ड, है ना, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म ऑफ गोल्ड, इट इज़ नोन एज पारिटी वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, पारिटी वैल्यू बोलते हैं। आइए इसकी मेरिट्स देखते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट के फ़ायदे अगर गवर्नमेंट तय करे, तो एक तो देखो स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मान लो अगर मार्केट फोर्स के बेस पे होता, करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पे, तो रोज़ प्राइस चेंज होते हैं ना। अब गवर्नमेंट ने एक बार फिक्स कर दिया मतलब फिक्स है, तो स्टेबल है। प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये कैसे होगा, क्योंकि देखो आपको पता है जनरली गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट को कम ही रखने की कोशिश करेगी, ताकि दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट डाउन रखेगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को रोकती है चीज़ें, क्योंकि अगर मान लो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रखती है गवर्नमेंट, तो लोग उसको स्पेकुलेटिव इकट्ठा ज़्यादा करके रखेंगे कि फ्यूचर में बेचेंगे। अब फ्यूचर में तो रेट चेंज ही नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स ही कर दिया, तो स्पेकुलेटिव जो लोग मनी को होल्ड करते हैं कि जब करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तब खर्चेंगे, तो वो चीज़ प्रिवेंट होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन करता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनरल प्राइस लेवल, उस ठीक है, आउटपुट लेवल, उससे ये कोऑर्डिनेट करता है। क्यों, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सब कुछ तय कर रही है, तो गवर्नमेंट सब चीज़ें ध्यान में रख के इसको तय करेगी। इसकी डीमेरिट्स क्या है, अगर सरकार तय करने लगी करेंसी की वैल्यू को,
देखो, सबसे पहला तो बहुत बड़ी संख्या में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए होगा, क्योंकि मान लो आपको किसी और करेंसी की वैल्यू को गिराना है अपने देश में, तो तभी तो गिरेगी जब आप उसकी सप्लाई बढ़ाओगे बाजार के अंदर। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको रिजर्व चाहिए होंगे। डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। कैसी डिफ़िकल्टी? जैसे मान लो कोई करेंसी है, हम उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है उस देश को या किसी और देश को, फॉर एग्जांपल डॉलर की। तो आप कितना, मतलब कहाँ तक उसकी वैल्यू को गिराओगे, ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती हैं और गवर्नमेंट भी अनस्टेबल ही होती है कई बार। तो एक्सचेंज रेट कभी फिक्स रह ही नहीं सकता, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्वांटिटी देश की वेरिएशन करती है। ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय द यूएस डॉलर एज द कोर ऑफ द सिस्टम। और आज देखो जो इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेड है हर देश के द्वारा, जो जनरली सभी एक्सेप्ट करते हैं, वो यूएस डॉलर है। क्योंकि यूएस डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा, उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। अप टू 1985 $2 इज इक्वल टू ₹1। नाउ 164 या 165 रुपीज़ इज इक्वल टू $2। क्यों? Because we have raised the demand for dollars. So if we will raise the demand for some foreign currency, it is natural that its value is going to high and the value of domestic currency will get reduced. अब देखो दो चीज़ है, ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में एक छोटा सा फर्क बता दे रहा हूँ मैं आपको। डिवैल्यूएशन जो होता है, करेंसी की वैल्यू जो घटती है, वो गवर्नमेंट की वजह से घटती है। जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू घटाए उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और जब मार्केट फोर्स की वजह से करेंसी की वैल्यू घटे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डॉलर की डिमांड लगातार देश में बढ़ती जा रही है, तो रुपए की डिमांड, रुपए की वैल्यू गिरेगी, डॉलर की बढ़ेगी, यह है डेप्रिसिएशन। जब गवर्नमेंट घटाए, दैट इज डिवैल्यूएशन। रिमेंबर बोथ आर नॉट द सेम थिंग। डिवैल्यूएशन अलग चीज़ है, डेप्रिसिएशन अलग चीज़ है। तो डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बाय फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। याद रखना फ्लेक्सिबल, हालांकि मैं फ्लेक्सिबल आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसमें करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्स पे तय होती है। जितनी उसकी डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कर्व, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। कि जब डिमांड और सप्लाई के बेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी करेंसी की डिमांड बढ़ गई हमारे देश में, तो अब उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसका रेट भी हाई हो जाएगा, ये, और हमारे का रेट क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन इट टेक प्लेस बाय गवर्नमेंट एंड डेप्रिसिएशन इट टेक प्लेस ड्यू टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फॉरेन करेंसी। ये फिक्स एक्सचेंज रेट में आता है, फ्लेक्सिबल में आता है। ठीक है। नाउ लेट अस सी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अवर सेकंड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन विच करेंसी की वैल्यू किस बेस पे तय होगी? कि उसकी डिमांड कितनी है बाजार के अंदर और उसकी सप्लाई कितनी है। जिस चीज़ की फॉर एग्जांपल सप्लाई ज़्यादा है किसी विदेशी करेंसी की और उसकी डिमांड कम है हमारे देश में, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू गिरी हुई होगी। और जिसकी डिमांड ज़्यादा है हमारे देश में और उसकी सप्लाई कम है, तो फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। The flexible exchange rate system refers to a system in which exchange rate is determined by force of demand and supply of different currencies in term of foreign exchange market. So if the supply of a foreign currency is high in the market, that means its value is generally going to low. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम भी क्या है? फ्लोटिंग, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर सिचुएशन में फ्लोट कर जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल व्यक्ति फ्री रहता है, टेंशन फ्री। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो देखो,
ओवर वैल्यूएशन नहीं होता और अंडर वैल्यूएशन नहीं होता करेंसी का, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बेस है, जिसकी जितनी डिमांड उतनी और उसकी सप्लाई पे उसका रेट तय हो जाएगा। ना गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो किसी करेंसी की वैल्यू ओवर वैल्यूएट नहीं करी जा सकती, किसी करेंसी की वैल्यू अंडर वैल्यूएट नहीं रहती। इसमें फॉरेन रिजर्व चाहिए ही नहीं इसमें, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ उसके प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, डिमांड और सप्लाई खुद तय कर रहे हैं करेंसी का, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिक्स एक्सचेंज रेट वाले में याद रखना, फॉरेन क्या नाम अपना रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। जैसे 1990 तक, जब तक हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लाए थे, तो हमारे यहाँ पे रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और देखिए अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो रिसोर्सेज का सही उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कई बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्टिक्स अपनाती है किसी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के घटाने के लिए। ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, और वो रिजर्व को यूज़ कर लेती है, तो वो रिजर्व फिर इस वाले रेट में अपने जहां उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए वहीं होंगे, क्योंकि उनकी को सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मार्केट फोर्स पे तय हो रहा है। Optimum utilization of resource, it provides the opportunity for optimum utilization of resource and raise the level of efficiency in the economy. So under flexible exchange rate system, the economy performs better if we compare it with the fixed exchange rate system. डिमेरिट्स क्या क्या हैं इसकी? इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, तो वो तो बढ़ती घटती रहेगी, तो रेट भी बदलता रहेगा। स्पेकुलेटिव मोटिव भी इसमें क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, कि मान लो जैसे करेंसी की वैल्यू अभी कम है, लोग उसको स्टोर कर लेंगे, जब हाई होगी बेच देंगे, और अगर हाई है तो फिर अभी कुछ नहीं करेंगे उसको स्टोर। इन्फ्लेशन भी आ जाता है। इन्फ्लेशन कैसे आ जाता है? मान लो जैसे किसी करेंसी की वैल्यू बहुत हाई है हमारे देश में, और कोई अथॉरिटी नहीं है उसको कम करने वाली, तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू हाई है तो उसके रेट भी क्या होंगे, जो हम उस चीज़ से इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश से, वो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इससे। creates inflationary situation, it generates inflationary trends in the economy when there is increase in the price of imported goods. So imported good की वैल्यू जब बढ़ती है डेप्रिसिएशन के कारण से, तो that is to be called as inflationary situation. The third exchange rate is managed floating exchange rate system. So remember, in this exchange rate system, the exchange rate is also determined by the market force, but there is a central authority to influence it, and the central authority is mainly central bank. Remember, there is no involvement of government under managed floating exchange rate system. The authority is central bank. It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by market force. The market force means demand and supply of the currency, and central bank influence the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. अच्छा, foreign exchange market क्या होता है? Refers to that market in which foreign currencies are purchased and sold. अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग है। वही आ जाती है बात, किसी करेंसी की वैल्यू हाई है तो फिर अपने रिजर्व में से पैसा डाल देते हैं ताकि उसकी वैल्यू गिर जाए, सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है। डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट काम करता है यहाँ पर, ध्यान रखना रिजर्व्स मेंटेन होते हैं, उसमें से फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि उसकी करेंसी का वैल्यू कम हो जाए। ठीक है ना, डर्टी फ्लोटिंग। अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हमें विदेशी पैसा चाहिए क्यों होता है? पहला, मान लो हमने वहाँ से सामान मंगाया तो उन्हें इंपोर्ट करना है, तो इसलिए हमें उनकी करेंसी चाहिए होगी। टूरिज्म, हम वहाँ घूमने जा रहे तो वहाँ हमारी करेंसी तो चलने से रही, इसलिए हमें उनका पैसा चाहिए। हम उन्हें दान दे रहे हैं तो दान देंगे तो उन्हीं की तो करेंसी में देंगे, तो फिर उनकी डिमांड करेंगे उनकी करेंसी की। चौथा, हम वहाँ पे एसेट खरीद रहे है ना, तो भी हमें वहाँ की करेंसी चाहिए होगी। स्पेकुलेशन, हम वहाँ की करेंसी की वैल्यू अभी डाउन है उसे इकट्ठा कर रहे हैं, अब इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो फिर चाहिए होगी उनकी करेंसी। और अगर हम उनका लोन वापस चुका रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने अमेरिका से लोन ले रखा और वो लोन वापस चुका रहे हैं, तो डॉलर्स में ही तो चुकाएंगे, और जब डॉलर्स में चुकाएंगे तो फिर डॉलर्स की डिमांड करेंगे,
तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। तो ये 6 कारण हैं जिसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। अब ये देखो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है। अगर रेट हाई है तो करेंसी की वैल्यू करेंसी की डिमांड आप कम करोगे, और अगर रेट लो है तो करेंसी की डिमांड आप ज़्यादा करोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड एक वाला ही कंसेप्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। आपने पढ़ा था ना उसमें 11th में। तो यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ फॉरेन करेंसी। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कब देश के अंदर बाहर से पैसा आएगा। डिमांड में जाता है पैसा, याद रखना, और सप्लाई में पैसा देश में आता है। तो देखो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमें पेमेंट देंगे, बाहर से पैसा आएगा। वो लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर ले तब पैसा आएगा। उन लोगों ने हमें दान दिया, या जो लोग मान लो इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने पैसा भेजा अपने देश में वापस। स्पेकुलेशन क्या होता है, जब वो हमारी करेंसी को खरीद देंगे स्पेकुलेटिव मोटिव से कि फ्यूचर में बेचेंगे इस करेंसी को, तो भी बाहर से पैसा आएगा। हमने लोन लिया अगर उनसे तो भी पैसा देश में आएगा, और अगर उन्होंने हमें दान दिया, डोनेशन दिया, तब भी पैसा हमारे देश में आएगा। अब ये सप्लाई कर्व है। अगर करेंसी का रेट हाई है तो याद रखना उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि बेचने वाला मुनाफा ज़्यादा चाहता है ना। वही है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। क्लास 11 में पढ़ा था ना लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड में इन्वर्स होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है। अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, चाहे फ्लेक्सिबल में हो चाहे उसमें हो, डी और एस वाले कंसेप्ट में। तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे भी डिमांड कर्व फॉरेन करेंसी का और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ना, वो एक्सचेंज रेट है। देखो यहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, डिमांड सब कर्व और सप्लाई कर्व फॉरेन करेंसी का। तो ये अगर ये क्वांटिटी लेनी है तो ये रेट देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। किसका कर्व आ गया है यहाँ पे, सप्लाई का ना, तो एक्सिस सप्लाई। किसका कर्व पीछे है यहाँ, तो सप्लाई का, और किसका आगे डिमांड का, तो एक्सिस डिमांड। ध्यान रखना इस चीज़ को भी आप। और रेट कैसे तय होता है, द पॉइंट वेयर डी एंड एस इंटरसेक्ट ईच अदर द रेट इज डिटरमाइंड ऑन दैट पॉइंट। अब एक्सचेंज रेट में चेंज को देख लेते हैं। देखो ये तो ओरिजिनल रेट है, ठीक है, जहाँ पे डी और एस ने एक दूसरे को काटा। मान लो डिमांड बढ़ गई करेंसी की, अब नया कर्व यहाँ पे कट रहा है ना, तो अगर करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई इज कॉन्स्टेंट है ना। तो इक्विलिब्रियम रेट विल राइज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो राइज, क्योंकि नया डिमांड कर्व जो चेंज आया है वो यहाँ कट कर रहा है। और अगर डिमांड घट जाए तो क्या होगा, देखो ये दोनों यहाँ काट रहे थे एक दूसरे को पहले, अब डिमांड घट गई तो अब नया जो घटा हुआ डिमांड कर्व है वो यहाँ कट कर रहा है, तो रेट भी घटेगा फॉरेन एक्सचेंज का, और मतलब क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगी। ठीक है, क्योंकि अब वो यहाँ पे कट कर रहा है ना, और सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आया ना, सप्लाई जो भी तो है, क्या चेंज हुआ है, डिमांड घटी है। अब जैसे चेंज इन सप्लाई देखते हैं, अगर हम, ये ओरिजिनल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिनल पे। अब मान लो अगर सप्लाई बढ़ गई, ये बढ़ा हुआ कर्व है तो यहाँ कट कर रहा है, तो रेट विल फॉल, इक्विलिब्रियम रेट एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। और अगर सप्लाई घट जाए, घटता इस साइड है, बढ़ता इस साइड है, तो यहाँ कट कर रहा है तो रेट विल राइज एंड क्वांटिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल लो। आप इनको बनाकर देखिएगा, ये बहुत आसान कर्व है। कभी डिमांड को चेंज कर दीजिएगा, दोनों को भी कर सकते हो आप, डिमांड और सप्लाई को भी एक साथ चेंज कर सकते हो, वेरी इजी। ठीक है, नाउ लेट अस सी फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, की विदेशी बाजार के अंदर काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जो करेंसी को खरीद लेता है वो उसके पास चली जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोनिकली ट्रांसफर्स, करेंसी एक दूसरे को बेची खरीदी जाती है। क्रेडिट फंक्शन मतलब करेंसी उधार पे भी बेची खरीदी जाती है, फॉरेन ट्रेड के जरिए, मान लो जैसे ट्रेड कर रहे हैं फॉरेन, उसका तो उधार में कर रहे हैं, फ्यूचर में उसको पैसा दे देंगे, है ना। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। जब मान लो जैसो एक एक्सपोर्टर है और एक इम्पोर्टर है,
या इसको और आसान समझते हैं, जैसे मान लो दो लोग हैं, उन्होंने रेट आज तय कर लिया करेंसी का, भाई $1 इक्वल टू इतने रुपए, पर खरीदेंगे कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में किसी तारीख को तय कर लिया, जैसे कपड़े, फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा भाई कपड़े दिखा दे, और उसने दिखाए, और आपने कहा अच्छा ये वो शर्ट है, ये मैं मंडे को ले जाऊंगा आपसे, रेट भी तय कर लिया। ये हेजिंग फंक्शन है, जब करेंसी का रेट और उसकी सब कुछ आज तय हो जाए पर ट्रांजेक्शन फ्यूचर में हो। When export and import enter into an agreement to sell and buy goods and some goods on some other future date at current prices, that is called hedging function। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड तो हेजिंग जैसा ही है। स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे करेंसीज बेची और खरीदी जाती हैं और पेमेंट हाथों हाथ हो, तुरंत हो, इमीडिएटली। जैसे आप बाजार गए, आपने सामान लिया, पैसे दिए, दैट इज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, हाथों हाथ। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट जो होता है, रेट तो आज तय हो जाएगा पर ट्रांजेक्शन कब होगी? फ्यूचर में होगी। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए बहुत मेहनत करके। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिएगा, खूब लाइफ में आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।